आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सीएम धामी पिछले कई महीनों से रोड शो कर रहे थे। 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में हुए इस प्रोग्राम को लेकर देश विदेश के निवेशकों को प्रोत्साहित कर रहे थे। ये सीएम धामी की मेहनत का ही नतीजा है कि इस इन्वेस्टर्स समिट में देश विदेश से करीब 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। सीएम धामी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन में हुए एमओयू की ग्राउंडिंग की समीक्षा करी। यह रिपोर्ट देखिए। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सीएम धामी पिछले कई महीनों से रोड शो कर रहे थे। 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में हुए इस प्रोग्राम को लेकर देश विदेश के निवेशकों को प्रोत्साहित कर रहे थे। ये सीएम धामी की मेहनत का ही नतीजा है कि देश विदेश से करीब 3.5 लाख करोड़ के एमओयू इस समिट में साइन हुए थे, जबकि सरकार का लक्ष्य 2.5 लाख करोड़ का ही था। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च अधिकारियों को 15 फरवरी तक निवेश के लिए आए अधिक से अधिक एमओयू प्रस्ताव की ग्राउंडिंग करने के निर्देश दे दिए हैं। निवेश करारों के तहत कितना रोजगार मिलेगा और पहाड़ में कितने उद्योग स्थापित होंगे, इस बारे में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से अलग से रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। धामी ने कहा कि राज्य में जो भी उद्योग लगेंगे वो अपनी आपूर्ति श्रृंखला में उत्तराखंड स्थानीय उत्पादों और स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को शामिल करेंगे। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि निवेश के लिए हुए एमओयू को धरातल पर उतारना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने मुख्य सचिव को हर हफ्ते प्रगति की गहन समीक्षा करने के निर्देश दिए और हर महीने समीक्षा करने की बात कही है। इसकी समीक्षा कैसे होगी? देखिए, मेरे पूरे देश दुनिया के लोगों ने हम पर भरोसा किया है और उत्तराखंड आने के लिए सब लोगों ने अपना मन बनाया, हमारे साथ निवेश पर करार किए हैं और बड़ा करार किया है। 3.5 लाख करोड़ से अधिक के करार हुए हैं और बहुत सारे अभी ऐसे भी प्रस्ताव हमारे पास हैं जिनका अभी परीक्षण होना है, उसकी ठीक प्रकार से समीक्षा होनी है। वही संख्या आगे भी बढ़ेगी, लेकिन इनको धरातल पर उतारना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये काम हम शुरू से लेकर चल रहे थे और 44,000 करोड़ रुपए की जो ग्राउंडिंग है वो स्टार्ट हो गई है। तो निकट भविष्य में अधिकाधिक ग्राउंडिंग हो धरातल पर, ये हमारे जो निवेशों के करार हैं उतरे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड आकर लोगों से जो अपने परिवार का विवाह यहाँ संपन्न कराने का भी एक तरह से कहा है। तो निश्चित रूप से हमारा भी प्रयास होगा आप सबके माध्यम से कि ये देवों की भूमि है, लोग आकर यहाँ पर अपने परिवार की जो है जरूर कोई न कोई इस प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम आयोजित करें, तो हमारी सरकार उस दिशा में भी काम करेगी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 सफल रही धामी की मेहनत। 15 फरवरी तक पूर्ण हो जाए निवेश के लिए आए एमओयू की ग्राउंडिंग। एमओयू को धरातल पर उतारना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी। सीएम ने सीएस को दिए हर हफ्ते एमओयू प्रगति की गहन समीक्षा करने के निर्देश। जीआईएस में हुए विभिन्न विभागों से संबंधित करीब 3.56 लाख करोड़ के 1779 एमओयू। निवेशकों की सुविधा के लिए धामी सरकार करेगी यूके स्पाइस का गठन। अधिकारी करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन। पीएम मोदी ने की थी उत्तराखंड की तारीफ, धामी की मेहनत को सराहा। पीएम ने इन्वेस्टर्स से की उत्तराखंड में निवेश करने की अपील। 44,000 करोड़ का निवेश धरातल पर उतरा, पीएम ने की शुरुआत। पीएम मोदी ने उद्घाटन तो अमित शाह ने किया था जीआईएस का समापन। धामी की मेहनत को पीएम और गृह मंत्री दोनों ने सराहा। 3.5 लाख करोड़ में से 44,000 करोड़ का निवेश धरातल पर। अमित शाह ने उत्तराखंड को बताया था सबसे शांत और सुरक्षित राज्य। आपको बता दें कि सीएम धामी ने शासन के उच्च अधिकारियों के साथ उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन में हुए एमओयू की ग्राउंडिंग की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि निवेश प्रस्तावों में इकोलॉजी तथा इकोनॉमी के समन्वय के साथ युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। निवेशक सम्मेलन में विभिन्न विभागों से संबंधित करीब 3.5 लाख करोड़ के
1779 एमओयू हुए थे, जिनमें ऊर्जा के क्षेत्र में 1.03 लाख करोड़ के 157 तथा उद्योग विभाग से संबंधित 78 लाख करोड़ के 658 करार हैं। राज्य में निवेशकों की सुविधा के लिए उत्तराखंड सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप का भी गठन किया जा रहा है। सीएम धामी ने अधिकारियों को सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि पीएम ने निवेशक सम्मेलन के दौरान वेड इन इंडिया उत्तराखंड और प्रकृति, संस्कृति और विरासत के साथ आगे बढ़ने का मंत्र दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मेलन के लिए हम सबके प्रयासों को हर क्षेत्र में सराहा गया है। अब हम सबका दायित्व है कि इन्हें राज्य हित में जमीनी हकीकत में बदला जाए। उन्होंने सभी के सुझावों को ताकत बताकर इसे अवसर में बदलने की भी अपेक्षा की। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से लव शुक्ला के साथ तारिक अंसारी की रिपोर्ट। वैश्विक निवेशक सम्मेलन में प्रदेश सरकार ने 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर एमओयू साइन किए हैं। इनमें 44,000 करोड़ से अधिक के निवेश को धरातल पर उतारने के लिए काम शुरू हो चुका है। पर्यटन, आयुष एवं वेलनेस, स्वास्थ्य, ऊर्जा, शिक्षा, आईटी के साथ साथ रियल एस्टेट, कृषि और बागवानी क्षेत्र में हुए एमओयू की ग्राउंडिंग पर सरकार का विशेष जोर है। निवेशकों की परेशानियों को दूर करने के लिए धामी सरकार इन्वेस्टर्स मित्रों को तैनात करेगी। इस रिपोर्ट में देखिए। इस महीने उत्तराखंड में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में विभिन्न विभागों से संबंधित करीब 3.5 लाख करोड़ के 1779 एमओयू हुए थे, जिनमें ऊर्जा के क्षेत्र में 1.03 लाख करोड़ के 157 तथा उद्योग विभाग से संबंधित 78 लाख करोड़ के 658 करार हैं। एक तरफ जहां धामी सरकार राज्य में निवेशकों की सुविधा के लिए उत्तराखंड सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी यूके स्पाइस का गठन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में नए निवेश को धरातल पर उतारने में आसानी के लिए निवेश मित्रों का भी चयन कर रही है। आपको बता दें कि इन्वेस्टमेंट में आने वाली हर अड़चन को दूर करने में इन्वेस्टर्स मित्र निवेशक के साथ होंगे। पहली बार प्रदेश सरकार ने बड़े निवेश प्रस्ताव की ग्राउंडिंग के लिए निवेशकों के साथ इन्वेस्टर्स मित्र तैनात किए हैं। पहले चरण में उद्योग विभाग ने 10 इन्वेस्टर्स मित्र का चयन किया है। वैश्विक निवेशक सम्मेलन में प्रदेश सरकार ने 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर एमओयू किए हैं। इसमें 44,000 करोड़ से अधिक के निवेश को धरातल पर उतारने के लिए काम शुरू हो चुका है। पर्यटन, आयुष एवं वेलनेस, स्वास्थ्य, ऊर्जा, शिक्षा, आईटी, रियल एस्टेट, कृषि एवं बागवानी क्षेत्र में एमओयू हुए निवेश प्रस्ताव की ग्राउंडिंग पर सरकार का विशेष जोर है। धामी ने साफ तौर पर ये निर्देश दिए हैं कि राज्य हित में हुए एमओयू पर विशेष ध्यान दिया जाए। आपको बता दें कि ये पहली बार है जब कोई सरकार निवेशकों को निवेश में किसी तरह की अड़चन के समाधान के लिए इन्वेस्टर्स मित्र तैनात कर रही है। अभी करीब 30 से अधिक इन्वेस्टर्स मित्र रखे जाने हैं। इनमें पहले चरण में 10 इन्वेस्टर्स मित्र का चयन किया गया है, जिनका काम निवेशकों से लगातार संपर्क कर निवेश प्रोजेक्ट्स पर फॉलोअप लेना है। अगर किसी निवेशक को जमीन या विभिन्न विभागों की अनुमति लेने में कोई दिक्कत आती है तो इन्वेस्टर्स मित्र संबंधित विभागों और शासन स्तर पर उच्च अधिकारियों के माध्यम से उसे दूर करेगा। यानी सरकार का प्रयास है कि जो एमओयू साइन हुए हैं उन्हें धरातल पर उतारने के लिए पुरजोर प्रयास किए जाएं। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। और उत्तराखंड में आयोजित हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद साइन हुए एमओयू की ग्राउंडिंग जारी है। सरकार के मुताबिक ये समिट उत्तराखंड राज्य के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है और इसके दौरान हुए एमओयू मील का पत्थर साबित होंगे। सरकार एक तरफ जहां समिट में हुए निवेश से प्रदेश में रोजगार देने, जीडीपी बढ़ाने और प्रदेश की तरक्की होने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। उत्तराखंड को बने 23 साल हो गए और जब ये उत्तराखंड का निर्माण हुआ तो यहाँ पे जो उद्योग धंधे थे उनकी स्थिति बहुत ख़राब थी। यहाँ पलायन था, यहाँ के युवा लोग अन्य प्रदेशों में, विदेशों में रोजगार के लिए जाते थे। तो इस चीज़ को इस समय जो मैं देखता हूँ अपने नज़रिए से कि जो हमारे युवा मुख्यमंत्री धामी जी हैं, उनने ये कोशिश करी है कि इस प्रदेश में जो युवा रोजगार के लिए पलायन कर रहा है, ठीक है
लोग अपने काम धंधे के लिए बाहर जाते हैं, तरक्की भी करते हैं, तरक्की करके कुछ लोग लौटते भी हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने देखा कि एक छोटी छोटी नौकरी के लिए भी उनको दूसरे प्रदेशों पर निर्भर होना पड़ रहा है और उससे वो अपना घर बार छोड़ रहे हैं, अपनी ज़मीनें जो है उनकी बंजर पड़ी हैं। उसको रोकने के लिए उनका प्रयास है कि हमारे पहाड़, क्योंकि ये विशेष रूप से पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति अन्य प्रदेशों से अलग है। यहाँ पे मानता हूँ कि बड़े उद्योग नहीं लग सकते, लेकिन उन्हें कोशिश करी है कि जो यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से, चाहे वो पर्यटन का हो, टूरिज्म को लाने के लिए हो अभी, या छोटे छोटे उद्योग हो, इलेक्ट्रिक के जो यहाँ के पर्यावरण को दूषित ना करें, तो उनके साथ उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है। और पूरे विदेशों से भी जो है दुनिया में घूम घूम के, ताकि वो यहाँ अपना उद्योग लगाएं और उद्योग लगाने के बाद यहाँ के युवाओं को भी रोज़गार मिले और यहाँ की जीडीपी भी बढ़े। और एक प्रयास उनका ये भी है कि उन्होंने ये भी दिया है कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, शांत इलाका है और यहाँ पे सिंगल विंडो सिस्टम जो उन्होंने किया है कि भ्रष्टाचार पे वार किया है कि कोई अगर उद्योगपति उद्योग लगाना चाहता है तो उसे भ्रष्टाचार का शिकार नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी एक अच्छी सोच है कि मतलब पूरी दुनिया में उत्तराखंड का नाम हो और युवा, यहाँ के लोग युवा अपना नाम कमाएं। तो इस सोच के साथ उन्होंने जो इन्वेस्टर सबमिट किया है उसके रिजल्ट भी धीरे धीरे आने शुरू हो गए। आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि आप वेंडिंग डेस्टिनेशन जो है उत्तराखंड को बनाइए। अगर 5000 उद्योगपति भी अगर यहाँ आते हैं तो कितने लोगों को रोजगार होगा। उसमें कैटरिंग वाले हैं, उसमें टेंट वाले हैं, उसमें होटल वाले हैं, उसमें गाड़ी वाले हैं, बैंड बाजा वाले हैं, कितने लोगों का रोजगार उनसे जुड़ा है। तो इससे यहाँ का ये प्लान भी रुकेगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और यहाँ की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। अच्छा, अगर बात करें, मुख्यमंत्री जो है लगभग 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट की बात उन्होंने उत्तराखंड में की है। इससे जो है रोजगार के अवसर भी यहाँ पर बढ़ेंगे और उत्तराखंड जो है आगे बढ़ेगा। आप किस रूप में देखते हैं इसको? जैसे सर आपने बताया कि इन्वेस्टमेंट होगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा उत्तराखंड के लिए, क्योंकि युवा पीढ़ी ये चाहती है कि अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आता है तो पर्यटन का उद्योग हो गया या उनके छोटे मोटे जो रोजगार हैं, जैसे 4 धाम का भी कंस्ट्रक्शन का रोड का काम देखा होगा, तो इससे जो लोकल युवा है उन्हें काम मिलेगा और उनका जो पलायन की समस्या उत्तराखंड की वो भी दूर हो सकती है। सर इससे कितना फ़ायदा मिलेगा? जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें कितना फ़ायदा मिलेगा इंडस्ट्री आने से? कोई भी इंडस्ट्री सेटअप होने से आप ये मान के चले कि एक छोटे काम करने वाला जो अपना बहुत बड़ा रोजगार नहीं कर सकता, चाहे वो छोटा सा खाने का काम करे, चाहे किसी भी चीज़ का काम करे, तो लोग जब सेटअप होते हैं इंडस्ट्री में तो आसपास का जो पूरा एरिया है वो अब स्वतः ही डेवलप हो जाएगा। हमारा ये मानना है शुरू से कि माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे उत्तराखंड प्रदेश के प्रति एक विशेष लगाव शुरू से रहा है। ये बार बार दिखते हुए भी आया है और उन्हीं की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भागीरथी प्रयास है, हमारी कामना है कि ये सफल हो और जितने भी MOUs यहाँ साइन हुए हैं जब ये धरातल पे उतरेंगे तो उत्तराखंड का जो एक पलायन और जो एक बेरोजगारी की समस्या है, हमें उम्मीद है इसका काफ़ी हद तक समाधान हो जाएगा। क्या लगता है यहाँ पर युवाओं के खासकर जो यहाँ पर पलायन को लेकर के दिक्कत थी और बेरोजगारी को लेकर जो दिक्कत थी, ये MOU साइन अगर यहाँ पर जो किए गए समिट के बाद से रोजगार लगता है तो कितना फ़ायदा उत्तराखंड के युवाओं को होने वाला है? देखिए, उत्तराखंड के युवाओं को इससे बहुत फ़ायदा होगा और मैं निवेदन भी करना चाहूँगा और मुझे उम्मीद भी है कि इसमें से कुछ जो रोज़गार के लिए जो यहाँ निवेश होगा वो हमारे पहाड़ों तक भी होगा और अगर वहाँ ये निवेश हो गया तो यकीन मानिए कि पहाड़ से पलायन रुकेगा और बेरोजगारी की एक समस्या समाप्त होगी। तो ये समिट कराने को लेकर के कितना आप मानते हैं यहाँ पर कारगर साबित हुआ है भाजपा की तरफ से? बहुत, आप देखिएगा आने वाले समय में इससे कितना लाभ होता है इस प्रदेश को। इस समिट से ऐसा लगता है कि अब बहुत युवाओं के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। जी जी, कैसे किस प्रकार से देखते हैं कि समिट में जो करोड़ों के MOU साइन हुए हैं उससे यहाँ पर रोजगार लग पाएंगे और क्या युवाओं के लिए किस प्रकार रोजगार लगाने चाहिए? जो पुराने रोजगार हैं उनको भी सृजित करना चाहिए जी, जिससे कि युवाओं को कुछ मिल सके रोजगार, तो बंद रोजगारों को भी खोला जाना चाहिए। तो इस समिट से लगे युवाओं को फ़ायदा होगा? देखो अब इसमें तो जब लग जाएंगे प्रोजेक्ट तभी पता लगेगा। निश्चित तौर पर भैया जो समस्याएं थी वो दूर होंगी और जो मोदी जी ने अभी इतना बड़ा यहाँ प्रदेश में ग्लोबल वो करा कार्यक्रम, उससे निश्चित तौर पर ही जो बड़े बड़े उद्योगपति आए वो अपना उद्योग यहाँ पर बनाएंगे। तो जो उद्योगपति जब आए हैं उद्योग अपना लगाएंगे तो उसमें निश्चित तौर पर उत्तराखंड के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ मिलेंगी, जिससे कि जो पलायन वाली दिक्कतें हैं
वो भी दूर होंगी। जी, करोड़ों के एमओयू वगैरह भी साइन हुए हैं, उस एमओयू के साइन होने का फ़ायदा पहुँचेगा? बिल्कुल, मोदी जी की अभी तक जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं सब धरातल पे पहुंची हैं और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं उनकी सोच भी जगह जन जन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार वो कराना है। जो पढ़े लिखे युवा हैं, होशियार हैं, नौजवान हैं, उसके लिए घूम रहे हैं, निश्चित तौर पर उनको भी रोजगार मिलेगा। धामी जी को कितना धन्यवाद देना चाहिए इस सफल कार्यक्रम आयोजन? माननीय युवा मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी जो है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो जनहित के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बात करें उत्तराखंड में जो है मुख्यमंत्री 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं। अब जो यहाँ पे विभिन्न कंपनियां आएंगी जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा और उत्तराखंड की स्थिति अच्छी होगी। आपका क्या निर्णय है इस पर? हर राज्य के सरकार को एक कदम उठाना चाहिए और हमारे राज्य की सरकार पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा कदम उठाया है। उनसे हमारी एक तो उत्तराखंड की विकास होगी, यहाँ के युवा को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी और इससे और भी राज्य वाले को मतलब कंपनियाँ आएंगी, उन सबको फिर धीरे धीरे करके देश का विकास होगा। बात करें उत्तराखंड में जो है मुख्यमंत्री 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं। इससे जो है उत्तराखंड में रोजगार भी मिलेगा, उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। आप किस रूप में देखते हैं इसे? मैं यही बोलना चाहूँगा, जो हमारे माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री जी हैं वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी दौरे भी करे हैं, विदेश के भी और आसपास के भी। प्रधानमंत्री जी से भी वो हाल ही में मिले हैं और एक बहुत ही अच्छा कदम है, मतलब बेरोजगारी को दूर करने के लिए काफ़ी अच्छा प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है और हमारी मोदी सरकार की ओर से भी बहुत ही, मतलब इसको अगर आप देखा जाए तो एक फ्यूचर बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर देखा जा सकता है पूरे उत्तराखंड का, पूरे हिंदुस्तान का, पूरे इंडिया का। ये काफ़ी अच्छा कदम मैं मानूंगा। इससे युवाओं के अंदर भी काफ़ी ऊर्जा, उत्तेजना पैदा होगी। बहुत ही मतलब माना जाए तो ये इनका बेहतरीन निर्णय मैं मानूंगा और इससे काफ़ी युवाओं के अंदर भी मतलब एक हौसला बढ़ेगा और बेरोजगारी कम होगी, रोजगार बढ़ेगा तो हमारा देश और तरक्की करेगा। अच्छा, अगर बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट अभी तक कर चुके हैं। इससे जो है उत्तराखंड में रोजगार भी मिलेंगे और उत्तराखंड जो है आगे बढ़ेगा, कंपनीज यहाँ पर आएंगी। आप किस रूप में देखते हैं इसे? अच्छी बात है, जो मतलब बेरोजगार है उनके लिए रोजगार मिलेगा, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है और उत्तराखंड भी आगे बढ़ेगा। देखिए, ये समिट जो हुआ है ये बहुत बड़ा कदम है उत्तराखंड के विकास के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए और यहाँ का जो आम नागरिक है उसके भले के लिए। और मैं समझता हूँ इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे और मैं मुख्यमंत्री जी का भी और प्रधानमंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्य किया है और इसका शुभारंभ करा है और इसकी सफलता निश्चित ही है। जी, तो जिस तरीके से यहाँ एमओयू साइन हुए हैं करोड़ों के, उससे लगता है कि उत्तराखंड में रोजगार उपलब्ध हो पाएंगे, यहाँ के युवाओं को फ़ायदा होगा? देखिए, ये जो समिट हुआ है और जो उद्योग लगेंगे इसका सबसे पहला फ़ायदा ही बेरोजगारों को होना है। नए रोजगार विकसित होंगे और उत्पादन बढ़ेगा, प्रदेश को राजस्व में भी वृद्धि होगी और ये बहुआयामी कदम है और इसका निसंदेह बहुत बड़ा लाभ इस प्रदेश को होने वाला है। उत्तराखंड में पहली बार जो इन्वेस्टर समिट पुष्कर सिंह धामी जी की ओर से किया गया है, बहुत ही सराहनीय का ये कदम है। और जहाँ तक बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की करें तो उनका उत्तराखंड से एक अटूट लगाव है। जिस प्रकार उत्तराखंड की दिशा और दशा में परिवर्तन आज ये किया जा रहा है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो अभी सऊदी अरब गए थे, ब्रिटेन गए थे, तमाम वहाँ की जो बिजनेसमैन हैं उनको उत्तराखंड में उन्होंने आमंत्रण किया और यहाँ पर एक बड़ा सा कार्यक्रम यहाँ पर इन्वेस्टर समिट किया गया। 44,000 की इसमें एमओयू साइन करे गए। और बात उत्तराखंड के रोजगार के विषय में करें तो ये जिस दिन ये धरातल पर आ जाएगा उस दिन उत्तराखंड में बहुत परिवर्तन होने वाला है। यहाँ के युवाओं को यही रोजगार मिलेगा। जी, तो क्या लगता है युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट? जी बिल्कुल, उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा एक इन्वेस्टर समिट एक बड़ा एक प्लेटफॉर्म साबित होगा आने वाले भविष्य में। जिस प्रकार से
धामी जी यहाँ पर लगे हुए हैं कि उत्तराखंड की दिशा को कैसे, उत्तराखंड के जो पहाड़ों का पलायन है उनको कैसे यहाँ पर रोका जा सके और किस प्रकार से उत्तराखंड को एक यहाँ पर एक बिजनेस कॉरिडोर के रूप में देश में स्थापित कर सके, क्योंकि 2025 तक का उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने की ओर मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं। कितना धन्यवाद देना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को इस काम को लेकर? कार्य के लिए मुख्यमंत्री जी और साथ में देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी सराहना हम करेंगे वो भी कम होगी और इसके लिए हम बहुत धन्यवाद उन्हें देना चाहते हैं। हाँ जी, जो मुख्यमंत्री है वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेरोजगार को रोजगार दे रहे, दिलवा रहे, अच्छा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इससे लोगों को जो बेचारे बेरोजगार है उन्हें रोजगार मिलेगा और जो कंपनी यहाँ लगाने की कोशिश कर रहे, बहुत खुशी हुई सुन के कि हमारे उत्तराखंड में कंपनी आएगी। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। खुल गए द्वार, फसल हंसे फैली हरियाली, जल से कल को दिया सवार। मोदी जी और योगी जी ने, मोदी जी और योगी जी ने कहा जो करके दिया दिखाए। साफ मिला पानी तो भैया रोगे तो से अब पास ना आए, रोगे तो से अब पास ना आए। हर घर जल से, हर घर नल से, गांव गांव खुशियां मुस्कान। घर घर में पानी की धारा झर 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 दही बहाए, झर 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 दही बहाए, झर 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 दही बहाए। गगनचुंबी पहाड़ों से लेकर झुग्गी झोपड़ियों तक, बर्फ की चादर से ढकी वादियों से लेकर देवभूमि के संस्कार तक, हरेला, फूलदेई, घी संग्रार, घुघुती त्योहार से लेकर अल्मोड़ा, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बाजार तक, जागर, झोला, झोलिया, पहाड़ों की बेमिसाल खूबसूरती से लेकर केदारनाथ, बद्रीनाथ, बैजनाथ, रुद्रनाथ की संस्कृति तक, कुंभ, कोरोना और उत्तराखंड की राजनीति की हर अपडेट अपनों उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इन्वेस्टर्स समिट 2023 किस तरह से उत्तराखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने जा रहा है, दरअसल इसी को लेकर के आज हम खास चर्चा करने जा रहे हैं। 8 और 9 दिसंबर को जो इन्वेस्टर्स समिट हुआ था उसमें तकरीबन 3.5 लाख करोड़ के MOUs हुए हैं और 44,000 करोड़ के MOUs की तो ग्राउंडिंग भी हो गई है।
चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जो हैं वो जुड़ेंगे इस वक्त। गणेश पाठक जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत आप ही से करूंगा। गणेश पाठक जी, देखिए, कई बार सियासी दलों की मजबूरी होती है, जो विरोधी दल होते हैं प्रदेश में, अगर कुछ अच्छा हो रहा हो, कुछ बेहतर हो रहा हो, तो भी सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध होता है। कांग्रेस इस इन्वेस्टर समिट का विरोध कर रही है, तमाम पेज जो है वो निकाल रही, लेकिन बताया ये जा रहा है सरकार की तरफ से, और जैसे प्रयास हो रहे हैं हम देख भी रहे हैं, अगर ये सफल हो जाता है, जिसकी पूरी संभावना है, तो ये उत्तराखंड की तस्वीर बदल देगा। गणेश पाठक जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, तो गणेश पाठक जी से कुछ तकनीकी खामी की वजह से हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हुकुमदेव सिंह जी हैं, वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं। हुकुमदेव सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हुकुम जी, सरकार की माने तो इस इन्वेस्टर समिट से राज्य में रोजगार आएगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और हमने अभी जनता को भी सुना, बड़ी उम्मीदें लगा करके बैठे हुए हैं लोग इस इन्वेस्टर समिट से। उम्मीदें पूरी होंगी ना सबकी? नहीं, उम्मीदें पूरी होने के लिए तो प्रयास किया जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री इसमें आ रहे हैं, मुख्यमंत्री इसमें आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, पूरी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन्वेस्टरों को बुलाकर यहाँ पर समिट करा रही है। कोई एक योजना है, योजना के तहत तो कार्य हो रहा है। इससे थोड़ी हो रहा है कि खाली एक वो ड्रामा हो रहा है। तो देखो, विरोध करना अलग चीज है, लेकिन सारी चीज को आगे बढ़ाना अच्छे काम है। इन्वेस्टर यहाँ पर आ रहे हैं, करोड़ों हजारों करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा, तो उसका डेवलपमेंट तो होगा ही, इसमें दो राय तो हो नहीं सकती। मैं समझता हूँ इसका स्वागत किया जाना चाहिए, समर्थन किया जाना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। जी, गणेश पाठक जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। गणेश पाठक जी, मेरा सवाल आपसे था कि सियासी मजबूरी के चलते भले ही विरोधी दल इस इन्वेस्टर समिट की आलोचना कर रहे हों या सवाल खड़े कर रहे हों, लेकिन जैसा हुकुम सिंह जी ने भी कहा कि भाई इतने सारे प्रयास हो रहे हैं तो ये सिर्फ व्यर्थ में तो जाएंगे नहीं, इनकी तो सराहना होनी चाहिए। नहीं, देखिए, जो आपका निवेश महाकुंभ हुआ है, निवेशक महाकुंभ, वो उत्तराखंड के औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि सरकार जिस तरीके से पेश आ रही है, बात रख रही है, जो फीडबैक मिल रहा है, वो एक अच्छा कदम है। लेकिन सवाल फिर ये है कि जो प्लाइन को रोकने की बात आ रही है, प्लाइन को रोकने के लिए अभी जो ये महाकुंभ हुआ है निवेशकों का, इसमें ये तो नहीं लगता कि ये जो है मतलब इससे प्लाइन रुकेगा। आप प्लाइन रोकने के लिए जो सरकार को ठोस पहल करनी थी, वो एग्रीकल्चर और फ्लोरिकल्चर में करनी थी। तो एग्रीकल्चर और फ्लोरिकल्चर के बारे में कितना केस हुआ है, क्या हुआ है, कैसा हुआ है, ये अभी तक कहीं भी सामने नहीं आया है। आप ये देखिए कि राज्य बनने के बाद हमारी दो इंडस्ट्रियां डेवलप हुई हैं, दो इंडस्ट्री सेक्टर डेवलप हुए हैं, उधमसिंह नगर पंतनगर का इलाका और आपका हरिद्वार का इलाका। तो ये दो सेक्टरों में पहले क्या था कि यहाँ का आदमी निकल के दिल्ली गया था, पहाड़ का आदमी, और यहाँ का आदमी या तो रुद्रपुर गया या हरिद्वार गया है, तो पहाड़ तो खाली हो ही रहा है। जो सबसे बड़ा सवाल है, जो बड़ी चिंता का विषय है कि आपको इंडस्ट्री सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को आप गांव में कैसे स्टेब्लिश करें। अच्छा, जो स्कूलों को खोलने की बात आ रही थी, वो गढ़वाल के 4 इलाके हैं, 4 जिलों को उसमें लिया गया है, ये स्कूल खोलेंगे करके। स्कूल भी एक प्लाइन को रोकने का एक माध्यम बन सकता है, क्योंकि प्लाइन होने के 2-3 कारण हैं। हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है और सड़क कनेक्टिविटी है, चिंता और रोजगार है। ये जो 4 वो थे, वो उसका जो मैसेज है, जो आपका जो निवेश महाकुंभ जो हुआ है, उसका इस पर कोई मैसेज मुझे नहीं लगता कि ये मैसेज गया है। हुकुम सिंह जी, गणेश पाठक जी जो सवाल खड़े कर रहे हैं, इनका जवाब आप दीजिए। देखिए, पाठक जी एक पत्रकार हैं, पत्रकार के दृष्टिकोण से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। देखिए, प्लाइन का जो पाठक जी कह रहे हैं, देखो प्लाइन रुकेगा, ये हमारा ये हमारा प्रदेश है ना, इसमें इंडस्ट्री लगने की ज्यादा संभावना तराई के अंदर ही है, जो मैदानी इलाका है, और पहाड़ के अंदर मैं समझता हूँ कि प्लाइन रुकने के लिए वहाँ खेती, बागवानी, कृषि को बढ़ाया जाना चाहिए।
और उसके तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इसमें दूसरे पहल में काम होगा। हमारे मुख्यमंत्री से बात हुई है कि भाई देखो उद्योग यहाँ लगेंगे और बाकी जो सेक्टर है जो, क्योंकि वहाँ पर जो है आपदा आती है, कई चीज आती है, वहाँ इस प्रकार के स्ट्रक्चर बड़े तो खड़े नहीं किए जा सकते। बागवानी है, कृषि है, खेती है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, भेड़ पालन है, इन चीजों का डेवलपमेंट वहाँ पर किया जाएगा। पहाड़ों के अंदर पर्यटन को बढ़ाया जाएगा, पर्यटन बढ़ेगा, बड़े बड़े होटल खुलेंगे और अच्छे रिजॉर्ट खुलेंगे, अच्छी व्यवस्थाएं वहाँ पर होंगी, तो मैं समझता हूँ कि पर्यटक आएगा। ये पर्यटन और हमारा तीर्थाटन और पर्यटन से भी रोजगार बढ़ेगा। इसमें एमओयू में ये भी है, इसमें भी खर्चा होगा। जो विदेश की कंपनियां आ रही हैं वो कंपनियां पहाड़ों के अंदर भी डेवलपमेंट करेंगी। देखो पाठक जी, गणेश पाठक जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका सोचना अपनी तरफ से ठीक है, लेकिन उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि घबराने की जरूरत नहीं है। अभी इन्वेस्टर को यहाँ आने तो दीजिए, कुछ तो होने दीजिए। चित्रकूट के अंदर हुआ है, हरिद्वार के अंदर हुआ है, ऐसे हम पहाड़ों के अंदर भी पर्यटन और देशाटन और इसको पर्यटन को बढ़ाने का काम करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। मैं पाठक जी के विचार अच्छे हैं, हमेशा ललित जोशी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। ललित जोशी जी, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि एक अच्छी पहल हो रही है, राज्य में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, रोजगार युवाओं को मिले, पलायन रोका जा सके, इसको लेकर के सरकार प्रयास कर रही है। कांग्रेस इसका क्यों विरोध कर रही है? ललित जोशी जी, चलिए ललित जोशी जी से इस वक्त हमारा संपर्क टूट गया है, हम उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन गणेश पाठक जी, जो प्रश्न आपने खड़े किए थे, दरअसल उसी के इर्द गिर्द मेरा अगला सवाल है। पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है कि वहाँ की जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं वो बड़ी भिन्न होती हैं। वहाँ पर विकास जब किया जाता है, आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, तो वहाँ की जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं उनको ध्यान में रख करके वो सब कुछ करना चाहिए और ऐसी कोशिशें भी होती हैं। हमने शिमला में देखा किस तरीके से जब भारी बारिश हुई तो कितनी आपदा वहाँ पर आई। वहाँ भी ये कहा गया कि भाई पहाड़ी इलाका है, वहाँ का विकास बहुत सोच समझ करके करना होगा। उत्तराखंड में भी हम इस तरीके की स्थितियाँ देख चुके हैं। सरकार की कोशिश है कि इकोलॉजी और इकोनॉमी में समन्वय स्थापित करके राज्य का विकास हो। जी, आप बहुत सही कह रहे हैं। अभी हुकुमदा कह रहे थे, हुकुमदा हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, बहुत संघर्षशील हैं और मुझे लगता है कि उत्तराखंड में जितना संघर्ष हुकुमदा ने किया है उतना संघर्ष दूसरे राजनेताओं ने, बहुत कम लोग मिलेंगे आपको इतना संघर्ष करने वाले, और राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं। तो हमारा जो राज्य गठन का जो एक कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट केवल लखनऊ से राजधानी शिफ्ट का नहीं था कि लखनऊ से राजधानी शिफ्ट देहरादून हो जाएगी, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट नहीं था। देखिए, हमारा कॉन्सेप्ट था कि पहाड़ के लिए नीतियां बने और पहाड़ में इम्प्लीमेंट हो। लेकिन राज्य गठन के बाद चीजें ये हुई हैं कि पहाड़ के लिए नीतियां नहीं बनी है, नीतियां सब तराई के लिए बनी है या तराई क्षेत्रों के लिए बनी है। आज आप देख लीजिए कि पहाड़ों की स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है, जो बिल्कुल 40 साल में बदलाव आ जाना चाहिए। हिमाचल का आप हमारे सामने एक उदाहरण है, या यूरोप का कोई भी मतलब देश ले लीजिए यूरोप का, वहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ है वो डेवलपमेंट एक बिल्कुल बहुत नियोजन जो तरीका हुआ है, बहुत बढ़िया पॉलिसी बनी है, उसमें एक योजना के आधार पर हुआ है। देखिए, जो सेंसिटिव जोन है पहाड़ों में, जो सेंसिटिव जोन है उन जोनों को छोड़ के जो सेंसिटिव नहीं है, जो कम सेंसिटिव है, जहाँ पर बहुत बड़ा भूस्खलन आने की संभावना नहीं है या बहुत रिएक्टर स्केल पर भूकंप अगर ज्यादा आ जाता है, 6 का अगर आ जाता है तो बहुत ज्यादा मतलब तबाही मचेगी, ऐसे सेक्टर नहीं है। पहाड़ों में एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत कुछ किया जा सकता है और फ्लोरिकल्चर में भी बहुत काम किया जा सकता है। अगर ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर हम इसमें अगर चूक करेंगे, अगर धामी जी की सरकार अगर इसमें चूक करेगी तो इसका खामियाजा आने वाले 50 सालों में भुगतना होगा लोगों को। ये एक बहुत ही बड़ी एक मतलब इस समय मौका है। देखिए, चलिए हुकुम सिंह जी से जवाब ले लेता हूँ। हुकुम सिंह जी, देखिए ये समस्या तो उत्तराखंड की है कि वहाँ के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जब से राज्य का गठन हुआ है तब से निवेश उस स्तर का नहीं पहुंचा जो मैदानी इलाकों में पहुंचा है। चाहे हरिद्वार की बात कर लीजिए, देहरादून की बात कर लीजिए, उधम सिंह नगर की बात कर लीजिए। पहाड़ों में कैसे निवेश पहुंचाएंगे? क्योंकि अगर वहां पर निवेश नहीं होगा, वहां की स्थितियां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हिसाब से बेहतर नहीं होगी, तो पलायन को रोकने में आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हो सकेगी। जी, मेरे से कह रहे हैं ना? हुकुम सिंह जी से मेरा सवाल है। अच्छा, हाँ, हुकुमदा से इसका जवाब लेना जरूरी है। जी, हुकुम सिंह जी, आप
आपने मेरा सवाल सुना? हाँ सुन लिया सर, जवाब ऐसा है सर, देखो पाठक जी की चिंता बिल्कुल जायज है कि पहाड़ों में हम विकास कैसे पहुंचाएंगे, और ये मैदानों तक चिमट जा रहा है, ये मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन सरकार भी इसके लिए चिंता कर रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है कि पहाड़ को हम डेवलप करें। इसके लिए देखो हम मुनस्यारी है, अभी हमारी सड़कें देखो लिखोबाद से सड़कें पहुंची है, आपकी बड़ी बड़ी सड़कें हमारे चाइना बॉर्डर तक पहुंची है। पहले सड़कों का विकास किया जा रहा है, विकास के बाद वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। एक मूलभूत सुविधाएं जब जुड़ेंगे तो पहाड़ के अंदर भी डेवलपमेंट होगा। ऐसा नहीं कि पहाड़ छोड़ जाएगा। हम 23 साल में अभी मैदानों को डेवलप कर पाए हैं, अब पहाड़ के अंदर हमारा रुझान है, हमारा पहाड़ों को पहाड़ी राज्य है, पहाड़ों की बिना पहाड़ों का विकास के पहाड़ी राज्य की परिकल्पना की नहीं जा सकते। ये हमारे सरकार को चिंता है, ऐसी बात नहीं है, मुख्यमंत्री को कुछ चिंता है, प्रधानमंत्री चिंता कर रहे हैं। पहाड़ सीमांत का दौरा प्रधानमंत्री 2-3 बार कर चुके हैं इसी 2-3 महीने के अंदर। पिथौरागढ़ चले गए हैं, उत्तरकाशी चले गए हैं, कहाँ प्रधानमंत्री गए बताओ। तो ये चिंता है हम लोग, ऐसी बात। ललित जोशी जी से एक बार फिर से हमारा संपर्क सध गया। ललित जोशी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो ललित जोशी जी, आप मुझको सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलिए बोलिए। बहुत बहुत स्वागत ललित जोशी जी आपका। जोशी जी, जो भी जायज़ अगर कोई प्रश्न हैं इस इन्वेस्टर समिट को लेकर के और राज्य में किस तरीके से निवेश को लाया जाए, स्थिति को बेहतर किया जाए, इसको लेकर के अगर कोई जायज़ प्रश्न हैं जो गणेश पाठक जी भी उठा रहे हैं, वो तो समझ में आते हैं, लेकिन अगर सिर्फ सियासी मजबूरी के चलते विरोध किया जाए तो क्या ये उचित होगा? देखिए, अगर आपने पहले मुझे बुलाया था तो तब भी मैंने एक बात कही थी, आज मैं दोबारा उसी बात को रिपीट करूंगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो सुधी नागरिक होगा वो अनावश्यक विरोध नहीं करेगा, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट और ये सब जो ड्रामा जो हो रहा है, इस सब के पीछे जब भावना ये है कि किसी तरीके से पैसा कलेक्ट किया जाए, नेग्लेक्ट किया जाए, सिर्फ और सिर्फ 13 जिलों में से 4 जिलों को ही तवज्जो दी जाए, और जो पहाड़, जो उत्तराखंड जो राज्य बना था वो हिमालयी राज्य के अकॉर्डिंग हमारी नीतियां न बने, तो मैं समझता हूँ कि फिर इन सब चीजों का बनना, इन सब चीजों का जो निवेश है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सफेद हाथी बन करके रह जाएगा। भाई, जब तक आप उद्योग को, हमारे ही उत्पादों को, चाहे वो फल, फ्रूट, जल, जंगल, जमीन, इससे रिलेटेड अगर आप चीजों को साधारणतः उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे, प्रेरित नहीं कर पाएंगे हमारे ही लोगों को कि वो अपने उद्योग लगा करके अपनी तरह से चीजों को बेचें या फिर अपनी इंडस्ट्रीज डेवलप करें, तब तक इस बाहरी निवेश का, मुझे माफ कीजिएगा, कि बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। ये तो औने पौने दामों में आपने सस्ती जमीनें लीजों पर दे देनी है 100 साल के लिए बाहर के उद्योगपतियों को थोड़ा बहुत दे देनी, 2 साल बाद जैसी उनकी जो उनकी सब्सिडी खत्म होगी भाग जाएंगे। ऐसा होता रहा है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ललित जोशी जी, आपका जो सवाल है उसी को लेकर के मैं आपसे अगर दूसरा सवाल करूं तो उत्तराखंड में स्थापना के बाद से, राज्य के गठन के बाद से आपकी भी सरकारें रही हैं। ये आरोप तो आप लोगों की सरकारों पर भी लगे ना कि जितना भी निवेश आया, चाहे वो सीमित मात्रा में आया, लेकिन वो मैदानी इलाकों तक ही सीमित रह गया। आप लोगों की तरफ से कौन से ऐसे सार्थक प्रयास किए गए कि पहाड़ी इलाकों तक निवेश पहुंचे, वहां से पलायन रोका जा सके? देखिए भाई साहब, ऐसा है कि पहले तो कोई भी, हम किसी भी चीज से प्रश्न से आपके भाग नहीं रहे। आप पहले इस डबल इंजन की सरकार से जो सबसे ज्यादा सत्ता में रही है, अगर 23 साल में, 22 साल में, तो सिर्फ मात्र 10 साल रहे हैं, ये 13 साल से भी ज्यादा सत्ताओं में रहे। जोशी जी, 10 साल भी अच्छा खासा समय होता है। जी, इनसे आप पूछिए कि इन लोगों ने ऐसा क्या किया। हमने सिटकुल बनाए, सिटकुल पहाड़ में भी लगे, कहीं पर जो है प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाई गई, लोगों को सब्सिडी दी गई। राज्य में सबसे पहले सब्सिडी देने वाले स्थानीय नागरिकों को, स्थानीय युवाओं को, वो थी कांग्रेस की नारायण दत्त तिवारी की सरकार। अगर आपको याद होगा, सब्सिडी देकर के लोगों ने छोटे छोटे अपने होम स्टे बनाए, लोगों ने अपने होटल्स बनाए, जो स्थानीय रोजगार था वो डेवलप हुआ कहीं पर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो पहाड़ वो खाली जो थे वो दोबारा आने शुरू हुए, क्योंकि यहाँ पर हमारे ही लोग जब होटल उद्योग से जुड़े। हाँ जोशी जी, प्रयास, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रयास हुए नहीं, जो भी प्रयास हुए, लेकिन वो इतने सफल नहीं हो पाए कि जिससे कि बड़े पैमाने पर पलायन को रोका जा सके। हुकुम सिंह जी, आप लोगों को तो उम्मीद है ही, भरोसा है ही, आप लोग बताते हैं जनता को भी डबल इंजन सरकार से बहुत ज्यादा भरोसा है, लेकिन जोशी जी भी यही दर्शा रहे हैं कि उनको भी डबल इंजन सरकार से ही सबसे ज्यादा भरोसा है। आप ही से उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं। ये मैंने कहीं नहीं किया। नहीं, आपने कहा ना कि डबल इंजन की उनकी सरकार है, वहां ज्यादा काम होना चाहिए। अरे सुनो,
ललित भाई हमारे बड़े क्रांतिकारी नेता है, आप देख रहे हैं राजन, इनकी पीड़ा अपनी देखो। मैं इनको बताना चाह रहा हूँ कि क्यों विरोध करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 10 साल से पहली चुनी हुई सरकार पंडित नरेंद्र तिवारी की बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, आपको तो मालूम है। और 10 साल के अंदर 5 साल रही सरकार, उसके बाद कांग्रेस की दोबारा भी सरकार आई, लेकिन छिटकुल जो है प्राइस है वो भी पहाड़ के अंदर नहीं बढ़ पाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब पहाड़ को बढ़ने का समय आ गया है, जैसे कि अभी मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने खुद पिथौरागढ़ में जाके कहा कि अब पहाड़ के अंदर जाना है। बल्कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा डिस्टिंक्शन शादी बात करने तक आप पहाड़ में आए हो, यहाँ पहाड़ों में शादी करो, यहाँ पर जो डिस्टिंक्शन बने हैं उनका काम होना चाहिए। देखिए प्रयास होना चाहिए, प्रयास देखो कांग्रेस की सरकार देखो उत्तर प्रदेश में भी पहाड़ के मुख्यमंत्री रहे, पंडित गोविंद पंत जी, पंडित नरेंद्र तिवारी जी, हेमंत चंद्र बहुगुणा जी, चंद्रभान गुप्ता जी पहाड़ के मुख्यमंत्री बने, तब भी विकास पहाड़ों में नहीं जा पाया। फिर भी कांग्रेस की सरकारें भी रही है, 10-12-15 साल कांग्रेस की सरकार भी रही है, बीजेपी की रही, तब भी विकास पहाड़ को नहीं जाने वाली बात हो रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सामूहिक प्रयास किया जाना चाहिए प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए। जो एमओयू साइन हो रहे हैं और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चिंतित है, मैं समझता हूँ पहाड़ का विकास होगा। अभी देखो लिप्पू पास तक सड़क चले गई, वहाँ पर्यटन बढ़ रहा है, मुनस्यारी में पर्यटन बढ़ रहा है, आपका उत्तरकाशी में पर्यटन बढ़ रहा है। बड़े उद्योग पहाड़ में जाना संभव नहीं है, ये संभव हो ही नहीं सकते। पंडित तिवारी जी भी कहते थे पहाड़ में बड़े उद्योग नहीं जा सकते, कुंवर जी मुझसे कहते थे, लेकिन छोड़े पर्यटन, बागवानी, उद्योग, इसको बढ़ाने का काम करना चाहिए, जो सरकार चिंता कर रही है। शायद ये चीज आगे होगी, लेकिन विरोध करना अपनी जगह है। देखो विपक्ष तो हमेशा विरोध करेगा इस तरह, सत्ता में जो रहता है उसका विरोध होता है, लेकिन विरोध करना एक स्वाभाविक होना चाहिए। जैसे पाठक जी ने कहा कि विकास को धीरे धीरे पहाड़ की ओर ले आए थे, मैं ललित भाई की भी चिंता को मैं समझता हूँ, ये भी रहे हैं सरकार में, लेकिन ये भी आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन अच्छी बात है, आप सब लोग मिलकर करेंगे काम आगे को। गणेश पाठक जी, देखिए ये तो बात हम सब समझते हैं कि अगर किसी भी राज्य में निवेश को लाना हो और वहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना हो, तो जो बुनियादी ढांचा है वो बेहतर करना, उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरीके की चिंताएं आप लोग व्यक्त कर रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में उस तरह से निवेश नहीं पहुंचा जैसा पहुंचना चाहिए था, उसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? क्या वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हो पाया? प्रयास सरकारों की तरफ से किए गए लेकिन वो शायद उतने सफल नहीं हो पाए, इसी वजह से क्या पहाड़ों में निवेश नहीं पहुंच पा रहा है? और इसके लिए किया क्या जाना चाहिए? गणेश पाठक जी। बिल्कुल, हाँ जी, आपने बहुत बातें कहा, आपने बहुत मर्मस्पर्शी सवाल पूछे हैं, मतलब जो पहाड़ की तकदीर को बदल सकता है। देखिए एग्रीकल्चर में आपको बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, ठीक। उसके बाद ऐसा नहीं है कि मतलब जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बहुत आपका ऑल वेदर रोड नहीं थी, रोड बहुत बड़े मतलब 4 लेन 5 लेन की जब सड़कें नहीं थी, उन इलाकों में डेवलपमेंट नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। बेसिकली ऐसा है कि सरकार का जो हमारा विकास का मॉडल होना चाहिए, वो विकास का मॉडल ब्लॉक होना चाहिए, गांव होना चाहिए। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हुकुमदा हमारे हाल में यूरोप से आए हैं, और मतलब यूरोप का जो डेवलपमेंट का बड़ा कारण रहा वो विकास के केंद्र में गांव था, और हमारे यहाँ विकास के केंद्र में शहर है। अब आप ये देखिए कि आप राजधानी देहरादून में देखिए, राजधानी देहरादून में कई नहरों को पाट करके बड़ी सड़कें बना दी गई हैं। हल्द्वानी में कई नहरों को पाट के सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, और पहाड़ को आप एक पुल नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि आपकी प्राथमिकताएं पहाड़ के लिए नहीं है। सरकारों की प्राथमिकताएं वोट बैंक के लिए हैं। अगर ये वोट बैंक के कॉन्सेप्ट से अगर हम बाहर हटें, हम वास्तव में ईमानदार कोशिश करें, तो पहाड़ की तकदीर बदल सकती है। देखिए पहाड़ का एक अखरोट बहुत कुछ दे सकता है। पहाड़ में बहुत चीजें हो रही हैं, लीची, बड़ी लीची, इलायची होती है, बड़ी इलायची की खेती की जा सकती है, मतलब बहुत चीजें हैं। मतलब टूरिज्म भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और हेल्थ उसमें स्वास्थ्य सेक्टर में बहुत ज्यादा काम किया जा सकता है, योगा में बहुत ज्यादा काम किया जा सकता है। मतलब बहुत ऐसे सेक्टर हैं जहां पर पहाड़ में बहुत कुछ किया जा सकता है। हम ये कह रहे हैं कि आप हिमाचल का मॉडल उठा के ले लीजिए, आप हिमाचल का मॉडल उठा के अगर लेंगे तो उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र डेवलप हो सकता है। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम जहां जो भौगोलिक तौर पर जो पिछड़े हुए इलाके हैं, या जो शहरी सोच हमारी है, हम उस शहरी सोच पर आगे हैं। अब आप ये देखिए कि ये पलायन केवल लोगों का नहीं हो रहा है, नेताओं का भी पलायन हो रहा है। अधिकतर नेताओं ने देहरादून में घर बना लिए हैं। अब आप गैरसैंण की बात करेंगे, इस बार गैरसैंण में राजधानी होनी चाहिए, तो नेता वहां जाने को तैयार नहीं है, ब्यूरोक्रेट वहां को जाने को तैयार नहीं है, ब्यूरोक्रेट काम करने को तैयार नहीं है, मशीनरी काम करने को तैयार नहीं है। जब ये कुछ है ही नहीं, जब तक ये सोच नहीं बनेगी, धामी जी का प्रयास बढ़िया है, और धामी जी पहाड़ का विकास करना चाहते हैं, उत्तराखंड
का विकास करना चाहते हैं। निवेशक महाकुंभ बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन हम आपको फिर दोहरा रहे हैं कि अगर इसके केंद्र में अगर गांव नहीं होगा तो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो सरकार के प्रयास अच्छे हैं, लेकिन दरअसल पहाड़ों के विकास को लेकर के जो सोच होनी चाहिए उसमें बदलाव की ज़रूरत है। गणेश पाठक जी को लगता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन दरअसल हर एक क्षेत्र में भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से निवेश होता है, उसका विकास होता है। इसको लेकर के क्या कुछ प्रयास उत्तराखंड में होंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जैसे जैसे उत्तराखंड में नए अवसर बन रहे हैं, वैसे वैसे अनेक साथी गांव लौटने लगे। डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि गांव वापसी का ये काम तेजी से हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ग्राम्य विकास की महत्वपूर्ण योजनाएं नए आयाम तय कर रही हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत नजदीकी ब्लॉक में गरीब परिवार के युवकों को निशुल्क कौशल प्रशिक्षण देकर नियमित मासिक आय वाले रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के तहत हमारे ब्लॉक तथा हमारे आसपास के रिमोट एरिया के युवक और युवतियों को जो कि जरूरतमंद है, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को 3 चरणों और 6 क्लस्टर में चयनित किया गया है। योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों जैसे सड़क, कृषि विकास, आजीविका संवर्धन, स्ट्रीट लाइट और शिक्षा में कार्य किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि उत्तराखंड का युवा पलायन ना करे और गांव का युवा गांव में ही स्वरोजगार करे, अपना रोजगार करे, और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे मत्स्य पालन का हो या मशरूम का हो या फिर मनरेगा योजना को लेकर हो, और काफी मात्रा में युवा आज उस पर काम कर रहा है, जिससे जो है पलायन पर खासकर रोक लगी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 200 लाख मानव दिवस सृजन के सापेक्ष 90% मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण योजना के अंतर्गत सभी बेघर, कच्चे और टूटे हुए मकान वाले परिवारों को वर्ष 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के अंतिम छोर तक बह रही है विकास की बयार, उन्नति का संकल्प निभा रही है डबल इंजन की सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दरअसल इस इन्वेस्टर समिट को लेकर के तमाम बातें जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कही गई, उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि राज्य का जो इन्वेस्टमेंट है, राज्य में जो आय, जो विकास हो, वो इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच में समन्वय स्थापित करते हुए हो। ललित जोशी जी, ये जो प्रयास है, क्योंकि भाई देखिए भौगोलिक स्थिति जो उत्तराखंड की है वो भी संवेदनशील है, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी राज्य है, ऐसे में यहाँ पर जो निवेश आए वो यहाँ की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हो, ये प्रयास सरकार का है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोशिशें हो रही हैं कि भाई निवेश लाना है, लेकिन ये निवेश भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल हो, ये भी प्रयास है। जोशी जी, आपकी राय इस पर? जोशी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही? गणेश पाठक जी, आप मुझको सुन पा रहे? हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बिल्कुल। गणेश पाठक जी, ये जो मेरा प्रश्न है, इसको जरा आप समझाइए कि भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच में कैसे समन्वय स्थापित हो कि ऐसे पहाड़ी राज्यों में विकास भी हो और वहां पर जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो उनके अनुरूप हो। बिल्कुल, देखिए हम भी इसी विकास हैं, तो सारे जो हमारी पारिस्थितिकी है, जो हमारी इकोलॉजी है, या जो इकोलॉजी जो हमारी है, उस इकोलॉजी के आधार पर पहाड़ों में बहुत ज्यादा विकास किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्थ टूरिज्म को आप ले लीजिएगा, हेल्थ टूरिज्म में योगा को अगर हम जोड़ दें
और जो टूरिस्ट यहाँ पर आए वो वहाँ उस हेल्थ टूरिज्म का अगर पार्ट बने तो इससे एक बहुत अच्छा विकास हो सकता है। इसमें आपको न तो इकोलॉजी को कोई खतरा होना है, न आपके बहुत ज्यादा इसमें पैसा जाना है। दूसरा एग्रीकल्चर, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसमें आपको हमारी जो इकोलॉजी है बिल्कुल एग्रीकल्चर के अनुरूप है। हमारी जो ट्रेडिशनल जो हमारा स्थान था, जो मड़वा है, जो भट्ट है, जिसको हम एक बिल्कुल इंटरनेशनल बाजार, ग्लोबल बाजार देने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी पैदावार की हम क्षमता बढ़ाएं, उसकी कैपेसिटी बढ़ाएं, लोगों को उससे जोड़ें। तीसरा जो सबसे फ्लोरिकल्चर के सेक्टर में हम बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। देखिए, शहतूत में हम बहुत काम कर सकते हैं, रिनाल के सेक्टर में हम बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं, बांस के जो बम्बो हम करते हैं उसमें हम बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं, सेब में हम बहुत काम कर सकते हैं, इलायची, बड़ी इलायची में हम बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। बहुत ऐसे कई सेक्टर हैं कि जिन सेक्टरों में जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र है, हमारी यहाँ की इकोलॉजी है, उसके आधार पर विकास हो सकता है। देखिए, चौड़ी सड़कें होने के बाद विकास हो, ये कॉन्सेप्ट माना ही नहीं जा सकता है। आप अपनी कनेक्टिविटी को, एयर कनेक्टिविटी को थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, रेलवे कनेक्टिविटी को थोड़ा ठीक कर, सड़क कनेक्टिविटी को थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। रेलवे कनेक्टिविटी आपकी हो ही रही है, इससे उत्तरकाशी तक ट्रेन जा वाली है, सोनभद्र से बागेश्वर तक के रेल लाइन का मामला अभी लटका हुआ है, बहुत से में ये भी बन सकती है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ के जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो हमारी इकोलॉजी यहाँ पे है, उस इकोलॉजी के आधार पर यहाँ आप बहुत ज्यादा विकास कर सकते हैं। आप सिर्फ विकास को, गांव को विकास के केंद्र में लाइए। आप गांव के लिए नीतियां बनाइए कि साहब यहाँ पर हमें एक लीची जोन है, ये इलायची जोन है, हमारा सेब का जोन है, हमारा अखरोट का जोन है, आप जोन चिन्हित करिए तो आपको एग्रीकल्चर में मिल जाएगा। ऐसे ही हेल्थ सेक्टर में आपको मिल जाएगा। ऐसे ही कई ऐसे सेक्टर है कि जहां पर आप बहुत काम कर सकते हैं। एक बात, बड़े अहम सुझाव गणेश पाठक जी आपकी तरफ से दिए गए। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार तक ये सुझाव पहुंचेंगे। हुकुम सिंह जी, दरअसल ललित जोशी जी से हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ तकनीकी खामी की वजह से उनसे संपर्क हो नहीं पा रहा है। लेकिन कांग्रेस की जो एक परेशानी है, जो एक दुविधा है, सवाल जो खड़े किए गए कांग्रेस की तरफ से, वो मैं आपसे उनका जवाब ले लूँ। कहा यह जा रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर निवेश के लिए आप लोग जमीन कहां से लाएंगे? सीमित मात्रा में जमीन है। हालांकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लैंड बैंक एक बनाया गया है, लेकिन कांग्रेस का यह प्रश्न है कि भाई आप क्या किसानों की जमीन फिर से अधिग्रहित करेंगे? क्या जंगलों की कटाई होगी? हुकुम सिंह जी, हुकुम सिंह जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही? चलिए, तो हमारे पास समय की फिलहाल कमी है। तमाम मेहमान जो हमारे साथ जुड़े उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।